अगर हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में अगर हमारी पार्टी को जगह मिलती है तो तय है वहाँ के चुनाव में एक नई ताकत, नई ऊर्जा मिलेगी। तय है कि उनका जो वोट है वो भाजपा विरोधी ही वोट है, तो इसलिए अलग से जब लड़ते हैं तो इससे दिक्कत पैदा होती है। लेकिन दूसरी बात भी है कि वो जिस किस्म से मुस्लिम सवाल को जिस एक्सट्रीम में ले जा करके उठाते हैं तो इस वजह से भी कुछ दिक्कत पैदा होती है। क्या जब स्वराज सीट निकाल पाएगी या आप लोग किसमें क्या राय है? अब देखिए, वो तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। वो तो कल तक कहा करते थे कि आंदोलन की ही ज़रूरत नहीं है, फिजूल की बात है। अब जैसे शिक्षा के लिए उनका फार्मूला क्या है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाएंगे आप? तो इसके लिए हम शराब से पैसा लाएंगे, है ना। हमारी सरकार जब बनेगी तो शराब मने की नीति जो है, प्रतिबंध जो है वो उठा लेंगे और शराब से जो पैसा आएगा उसको शिक्षा में आप लगाएंगे। इसी 9 से 11 तारीख तक 3 दिनों का हम लोगों ने पूरे देश में मैंने ये चुनाव चोर गद्दी छोड़ इस नारे के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम की घोषणा की है और सब जगह इस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार की राजनीति में अभी हर पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि हम इतनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हम इतनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि अब तक किसी भी पार्टी ने अब तक फाइनली घोषणा नहीं किया है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। हम अगर महागठबंधन की बात करें तो मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे हैं कि हम इतने सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है और लेफ्ट की तरफ से भी कुछ ना कुछ दावा किया जा रहा है। लेकिन आज हम बातचीत करने के लिए CPI-ML के कार्यालय में बैठे हुए हैं। हमारे साथ CPI-ML के राज्य सचिव कुणाल जी हैं। कुणाल जी से बात करेंगे कि सभी पार्टियां घोषणा लगातार कर रही है, लेकिन अब तक लेफ्ट की तरफ से ऐसी कोई घोषणाएं नहीं हुई है कि हम कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या है मामला? नहीं, सीटों के बारे में हम लोगों ने तो कहा है, जैसे हम 40 सीट पर हमारी तैयारी है, इस तरह से हम लोग तो कहते रहे हैं। और इस साल आप 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं? मैंने 40 सीट हम लोग तैयारी करके हम लोगों ने रखी है और हम लोगों ने एक सूची भी जो ये गठबंधन के जो संयोजक हैं या उनको अध्यक्ष जो कहिए, तो तेजस्वी जी के पास में सभी दलों ने अपनी अपनी सूची दी है और उस पर करीब 2 राउंड बातचीत भी हुई है। लेकिन ये SIR वाला जो चल रहा है, ये इतना बड़ा विषय है कि सीट तो बाद की बात है, पहले लोग वोटर रहेंगे तभी तो कोई चुनाव जीतने हारने की बात होगी। जिनके दम पे चुनाव होगा उनकी पहले बात हो रही है। जी, जिनके दम पर चुनाव होगा पहले तो उनकी रक्षा का सवाल है, जो मतदान का अधिकार है उनकी रक्षा का सवाल है। इसलिए पूरा का पूरा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इसी में लगा हुआ रहा। इस वजह से भी जो बातचीत आगे तेज़ी से बढ़नी चाहिए थी सीटों के मामले में, वो अभी हुई नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम लोग इस पर भी पैरेलल ढंग से इस पर भी बात करेंगे और इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। बिल्कुल। पिछली बार आप लोगों को 19 सीट मिला था, CPI-ML को सबसे ज़्यादा, लेफ्ट में अगर किसी को सबसे ज़्यादा सीट मिला था तो वो CPI-ML को मिला था 19 सीटें, जिसमें आप लोगों ने 12 सीट कन्वर्ट कर लिया। ग्राफ रेट तो काफ़ी अच्छा था, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा था। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस से तो ज़्यादा बेटर था। तो आप लोग 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं, बाकी CPI और CPI-M भी तो डिमांड करें कुछ सीटों की। क्या लग रहा है कि महागठबंधन में 40 सीटों पर बात बनेगी? अब देखिए, अब सीट के मामले में तो हर दल की इच्छा होती है कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन कुछ जो ज़मीनी जो स्थिति है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों की पार्टी समाज के जिस हिस्से को रिप्रेजेंट करती है और समाज के जितने बड़े हिस्से में हमारी पार्टी की अपनी एक पहचान है और प्रभाव है। अगर हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में अगर हमारी पार्टी को जगह मिलती है तो तय है वहाँ के चुनाव में एक नई ताकत, नई ऊर्जा मिलेगी और उससे सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं होगा, पूरे महागठबंधन का फ़ायदा होगा। और विगत जो चुनाव विधानसभा का हुआ चाहे लोकसभा का हुआ, उसमें हमने देखा कि जहाँ हमारी पार्टी थी वहाँ बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पिछली बार तो करीब 12 जिलों से हम लोग लड़े थे, इस बार कम से कम 25 जिलों से हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी
लड़े और हम लोगों को सीटें उसी हिसाब से। पिछले बार 12 जिलों में ही फाइट किए थे, इस बार 25 जिलों में चुनाव लड़ने की तैयारी है। मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके से महागठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं, जैसे कि मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, देश में मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है, अभी तक उसने सीएम फेस का अनाउंस भी नहीं किया है। लेकिन लेफ्ट के तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा जाता है कि हमें सीएम बनना है या हमारी पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा लेफ्ट तक दावा क्यों है? क्या लेफ्ट इतनी कमज़ोर है बिहार में? नहीं, मामला कमजोरी का नहीं है, मामला है कि असली विषय तो चुनाव जीतने का है। चुनाव जीतने के बाद ही तो सीएम और डिप्टी सीएम की बात होगी, इसलिए यह डिबेट हम समझते हैं गैर जरूरी डिबेट है। लेकिन अब मुकेश सहनी जी के बारे में सुनते हैं कि ऐसा बोला करते हैं, तो अब उनकी अपनी पार्टी है, वो बोलने के लिए बोल ही सकते हैं। तो आप ही क्या महागठबंधन दल का हिस्सा ना? ठीक है, लेकिन उनकी अपनी कोई राय हो सकती है, अपनी राय वो देते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये कोई बहस का असली विषय नहीं है। बहस का असली विषय है कि चुनाव में जीत कैसे महागठबंधन हासिल करे और कैसे सरकार हम बना लें, ये असली विषय है। इसलिए ये डिबेट का विषय या बहुत चर्चा का और बहुत चिंता की बात हम समझते नहीं है। लेकिन मुकेश जी ऐसा कहा करते हैं, ऐसा भी हम भी मैंने सुनते हैं कि इस ढंग से वो बोला करते हैं। लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो क्या लेफ्ट अपना स्टैंड रखेगा पदों को लेकर? अब तो वो जीतने के बाद की बात है। अभी तो जो बहस हम करेंगे कि इस विषय पर, तो वो काल्पनिक बहस होगी। अभी तो हमारी सरकार बनी नहीं, और सरकार बनने पर कौन क्या बनेंगे, आप कितना आपको मंत्री पद चाहिए, क्या चाहिए, वो तो बाद की बहुत बात है। लेकिन वो काल्पनिक बहस। लेकिन लेफ्ट जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद मानती है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार मानती है, नहीं मानती? अब देखिए, इसकी घोषणा अलग से तो हम लोगों ने नहीं की है। वैसे जो भाजपा है वो सिर्फ आदमी को सामने रख करके, व्यक्ति को सामने रख करके, चेहरा को सामने रख करके चुनाव लड़ा करती है। लेकिन हम लोगों का मानना है कि चेहरा नहीं, मुद्दा सामने रहना चाहिए। मुद्दों को सामने रह करके चुनाव की बात हो, ये असली बात है। लेकिन लेफ्ट ने अब तक नहीं माना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार, लेफ्ट ने अभी तक नहीं माना है। ये तो समझने की बात है। सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसका सबसे बड़ा दल राजद है, और इंडिया गठबंधन यहाँ जो बना हुआ है बिहार में, उसके वही संयोजक हैं। तो इसके आधार पर कोई भी सहज अनुमान लगा सकता है कि इसका मतलब क्या निकलता है। लेकिन खामखा इसको कहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको बहस बनाया जाता है। हम समझते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। इसलिए ये विषय कोई मायने नहीं रखता। बल्कि अगर हम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा डिबेट करें तो मतलब ये निकलता है कि जो बिहार के जो असली जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बजाय आप नाम पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, तो वो असली बात ढकती है। इसीलिए हम लोग इससे परहेज करते हैं। अच्छा, मुकेश सहनी जो उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, ये लेफ्ट के हिसाब से क्या उचित है या उनको भी नहीं करना चाहिए? अब देखिए, अनुचित उचित कहना तो ठीक नहीं होगा। मैंने उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी राय हो सकती है, अपनी राय वो रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए राय के लिए हम तो नहीं कह सकते कि ऐसी राय आप क्यों रख रहे हैं। लेकिन हमारी समझ, हमारी पार्टी की समझ है कि अभी तो चुनाव हुआ नहीं, अभी सरकार बनने की स्थिति हमारी आई नहीं, तो उससे पहले ये इस ढंग की जो बहस है ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस ने अब तक मुख्यमंत्री के पदों को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। क्या लग रहा है, कांग्रेस में भी कोई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं लेफ्ट के हिसाब से? नहीं, देखिए, ये सब बातें हम समझते हैं कि बस ही बहुत ज़रूरी नहीं है। मैंने इन चीज़ों को लेकर, सबसे बड़ा दल है, वही कोऑर्डिनेटर हैं, सब कुछ हैं, इसलिए इसमें कोई डिबेट है ही नहीं। इसको लेकर के इंडिया गठबंधन के भीतर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन हम इसको बहस का विषय नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इसको सामने रखने के बाद तय है कि जो असली बात जो आज होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, वो ढकती है। इसलिए हम लोग इसे परहेज करते हैं। सब लोग मिल करके इस पर हम लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन में बाज़ाब्ता हम लोगों ने बात की कि हम लोग किस पर फोकस करें। अच्छा, एक पत्रकार बंधुओं के जरिए आमतौर से इसको बहुत ही ज़रूरी विषय माना जाता है, और हमेशा ही हम लोग से पूछा जाता है कि आपका सीएम का फेस कौन है, क्लियर करिए। अच्छा, लगातार ओवैसी साहब जो हैं वो भी लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि बिहार से वो चुनाव लड़ेंगे। तो जो उनका जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आरजेडी और अब जैसे लेफ्ट पार्टी का वोट बैंक भी रहा है। तो अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन के साथ, तो उसका असर लेफ्ट पे कितना पड़ेगा? और अगर वो इंडिपेंडेंट अकेले चुनाव लड़ते हैं पूरे बिहार में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों एंगल से बताइए। अब देखिए, पेपर में हम लोगों ने भी देखा है, और इसकी एक चर्चा है कि वो
इंडिया गठबंधन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई फॉर्मल इस मामले में गठबंधन के भीतर कोई बात नहीं हुई है। जब उनका एक ठोस प्रस्ताव आएगा तो गठबंधन में इस पर राय की जाएगी कि इनके साथ क्या किया जाए। उनके अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा वहाँ गठबंधन के ऊपर। अब तय है कि उनका जो वोट है वो भाजपा विरोधी ही वोट है, तो इसलिए अलग से जब लड़ते हैं तो इससे दिक्कत तो पैदा होती है। लेकिन दूसरी बात भी है कि वो जिस किस्म से मुस्लिम सवाल को जिस एक्सट्रीम में ले जा करके उठाते हैं, तो इस वजह से भी कुछ दिक्कत पैदा होती है। तो इसलिए जो भी इसका मैंने नफ़ा नुकसान है, अगर वो उनका एक फॉर्मल कोई हम लोगों के पास में कोई मतलब इस किस्म की बात आती है फॉर्मल ढंग से, तो उनसे बातचीत होगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और तब गठबंधन अपनी कोई राय बनाएगा। अभी इस मामले में कोई गठबंधन के भीतर नया मुद्दा आया है और इसलिए उस पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। CPIML की तरफ से मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में नई पार्टी बनी जनसुराज बिहार में, उसके बारे में CPIML क्या सोचती है? क्या जनसुराज सीट निकाल पाएगी या आप लोग किसमें क्या राय है? अब देखिए, वो तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। वो तो कल तक कहा करते थे कि आंदोलन की ही ज़रूरत नहीं है, फिजूल की बात है। लेकिन जो उन्होंने बिहार के विकास का उन्होंने जो नुस्खा पेश किया है वो हम लोगों को कहीं से भी उचित नहीं लगता। अब जैसे शिक्षा के लिए उनका फार्मूला क्या है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाएंगे आप? तो इसके लिए हम शराब से पैसा लाएंगे, है ना। हमारी सरकार जब बनेगी तो शराब मने की नीति जो है, प्रतिबंध जो है वो हम उठा लेंगे और शराब से जो पैसा आएगा उसको शिक्षा में आप लगाएंगे। तो इसका मतलब यही नीतीश जी भी कहते थे। नीतीश जी भी जब मैंने बच्चियों के पोशाक की साइकिल की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ से लाएंगे पैसा। तो इसीलिए उन्होंने पंचायतों में जो है ढाबे खोलने शुरू कर दिए और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। इसलिए बिहार के बारे में बातें तो कई वो करते हैं, लेकिन अभी तक जैसे अब SIR ही देख लीजिए, अब इतना बड़ा विषय बना हुआ है बिहार के चुनाव में। SIR का सवाल एक नेशनल सवाल है, ये मामला कल बिहार का नहीं है। अभी तो जो राहुल गांधी ने जो तथ्य सब रखे, एक सिर्फ विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने जो रिपोर्ट रखी, उससे साफ लगता है कि किस तरह से बहुत बड़ी धांधली देश में चल रही है और इलेक्शन कमीशन किस तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर वो चुप रहते हैं। अब ये सवाल बनाता है कि भाई क्यों चुप हैं? जो लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उनसे उन्होंने खुद वो कहना शुरू कर दिए कि कितना ही 400 सीट लाने वाले हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं? साहब कह रहे हैं। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के वो एजेंट हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनका निशाना तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन रहता है। कभी कभार कुछ भाजपा पर भी बोलते हैं। कल ही तो उन्होंने कहा है स्वास्थ्य मंत्री के बारे में और बाकी कुछ बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, लेकिन वो कभी काफ़ी हम लोगों को लगता है कि जैसे उनकी संपूर्ण जो बातें हैं वो बिहार की जो वास्तविकता है उससे मेल नहीं खाती है। उसमें बहुत कंट्राडिक्शन और कन्फ्यूजन लगता है। और अभी तक तो उन्होंने कोई सीट हासिल नहीं की। पिछली बार जो उपचुनाव हुआ तो उन्होंने खूब बड़े बड़े दावे किए कि इस बार ही हम जीत लेंगे, है ना, लेकिन ऐसी चीज़ तो वो कर नहीं सके। आपने जब SIR की बात कही, SIR पे लगातार चुनाव आयोग पे विपक्ष निशाना साध रहा है, बार बार चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा है कि SIR में धांधली हुई है, वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, खास करके विपक्ष के वोटरों के नाम काटे गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग रोज़ ट्वीट कर रहा है, रोज़ प्रेस रिलीज कर रहा है कि जो पार्टी के जो BLAs अपॉइंटेड हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में, वहाँ से अब तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जा रही है। लगातार जीरो आपत्ति का ट्वीट आ रहा है। तो जब चुनाव आयोग ने मौका दिया है कि जिनके नाम कट गए हैं या जिनके नाम छूट गए हैं या जिनके नामों को हटाना है, उनको चुनाव आयोग के ऊपर आपत्ति दर्ज करनी है, चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज करवानी है ताकि उनका नाम जुड़ सके। तो आप लोग अब तक कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवा पाए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, पता नहीं, वो हम लोग भी देख रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जो BLA हैं, अब जरूर BLA हर बूथ पर नहीं है, भाजपा का सबसे ज़्यादा जो है BLA हैं, लेकिन भाजपा के, उसके बाद राजद के, हाँ उसके बाद राजद हैं, कांग्रेस से फिर हम लोग हैं। तो लेकिन हमारे BLA तो दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इस किस्म से आंकड़ा ही हमेशा दे रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस तरह से जहाँ कहीं भी नाम में गड़बड़ी तो खूब पाई जा रही है ना। हम लोगों ने तो अभी जो है वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं कि जो जिंदा हैं और उनको मृत घोषित करके उनका नाम काट दिया। अभी हम आज ही आरा से लौटे हैं, 5 ऐसे लोगों का हम लोगों ने जो जिंदा हैं उनका वीडियो, उनका एक तरह से कहिए कि उनकी घोषणा कि मैं जिंदा हूँ, है ना, इस सब लेकर के हम लोग आए।
या फिर गांव में एक एक गांव में मैंने 50-50, 25-25, 100 वोट जो है काटे गए हैं। 65 लाख का आप औसत निकाल लीजिए, एक बूथ पर 65 हुआ और 400 के लगभग, मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र में मैंने बूथ हैं, तो 25,000 के लगभग आपने वोट काट दिया है। तो अब जो आपने काटा है, आपने बताया नहीं कि क्यों काटा आपने। अगर किसी को मृत घोषित किया तो कैसे आपने घोषित किया? क्या आपने उसके फैमिली से कोई डिक्लेरेशन लिया? क्या कोई डेथ सर्टिफिकेट आपने लिया? कैसे आप निष्कर्ष पर पहुंच गए? आप कह रहे हैं कि यहाँ से वो पलायन कर गए हैं, बड़ी संख्या में 35 लाख वो कह रहे हैं कि पलायन कर गए हैं यहाँ से। ये कैसे समझ गए? यहाँ से गरीब लोग, भारी पलायन बिहार से होता है, गरीब गुरबे बाहर कमाने जाते हैं, वो 2-4 महीना में बहुत कुछ नहीं कमा पाएंगे, बहुत ही मजदूरी उनको सामान्य मिलती है। अगर उनको बेटी की शादी करनी हो, घर बनाना हो, कुछ अपना रोजगार करना चाहते हैं, तो वो साल 2 साल 4 साल रहते हैं बाहर, तब उसके बाद में कुछ पैसा उनके पास जमा हो पाता है, यहाँ आते हैं तो उसको वो फिर खर्च करते हैं। इसलिए कोई साल 2 साल के लिए चला गया है तो यह भी बात सही है कि अगर सरकार ठीक से पता लगावे तो जिनको वो कह रहे हैं कि पलायित कर गए हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा होगा जो वहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं दर्ज कराया हो। वो चाहते होंगे कि हम गांव ही रहें, लेकिन उसका मनमाना ढंग से काट दिया गया। जबकि संविधान में नाम काटने से पहले आपको नोटिस जारी करनी है, सुनवाई करनी है, वो पूरा लीगल प्रोसेस है। किसी को जो है मतदान के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं ली गई कि कहाँ किसको नोटिस दी गई। कोई नोटिस सरकार दिखावे, इलेक्शन कमीशन दिखावे कि उन्होंने जो है जिनका नाम काटना था उनको नोटिस जारी की और इसकी सुनवाई का डेट उन्होंने रखा और उस पर सुनवाई हुई। तो ये मनमाना ढंग से नाम काट दिया गया है। ये हम समझते हैं कि एक बहुत बुरा अध्याय है पूरे देश के संविधान के साथ और देश के लोकतंत्र के साथ। एक बहुत बड़ा मजाक है, उस पर बहुत बड़ा हमला है। और अभी जो चीज़ें मैंने राहुल गांधी जी ने जो रखी है वो तो और भी मैंने कही कि चीज़ों को साफ करता है। इसको लेकर के पूरे हम लोगों की पार्टी ने और पूरा गठबंधन भी इस विषय पर पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। इसी 9 से 11 तारीख तक 3 दिनों का हम लोगों ने पूरे देश में मैंने ये चुनाव चोर गद्दी छोड़ इस नारे के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम की घोषणा की है और सब जगह इस पर कार्यक्रम हो रहा है। तो सीपीआईएमएल की तरफ से और पूरे महागठबंधन की तरफ से 9 से लेकर 11 तारीख तक चुनाव चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ आंदोलन किया जाएगा। जहां तक सीट की बात है तो सीपीआईएमएल की तरफ से इस बार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों की तैयारी है और इस बार इन्होंने 40 सीट की मांग की है। अब देखना होगा महागठबंधन की तरफ से सीपीआईएमएल को 40 सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती है, क्योंकि पिछले चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था। इनका कहना है कि हमारा पिछले चुनाव में 60% का स्ट्राइक रेट था, 19 में से हमने 12 सीट जीत में कन्वर्ट की। आप बन रही लाइव तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।